जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। कैसे हैं प्यारे बच्चे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट ढूंढना चाहता है और उसको चाहिए कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, और मैं क्या ऐसा बोल दूं जो दूसरे बच्चे ना बोले, और जो मैं बोलूं उसको देख करके दूसरे लोग सुने और सोचे कि ये कहां से प्रिपेयर करके आए। तो बच्चों, आपकी इस पूरी एसएसबी के दौरान आई एम हेल्पिंग यू एंड डेफिनेटली सारे वीडियोस आपको बहुत मदद कर रहे होंगे। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली इसमें आपको हमारे फॉरेन पॉलिसी के तीनों पार्ट समझ में आ जाएंगे कि हम लोगों ने किस तरह से शुरुआत किया, बीच में कैसे मोमेंटम लिया और आज की तारीख में हम लोग कहां खड़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो ये बात होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि आजादी के पहले तो हम लोग वैसे ही बहुत सारे रजवाड़े और रियासतों में बटे हुए थे और सब राजा महाराजा अपने हिसाब से काम कर रहे थे और साथ ही ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर हुकूमत चल रहा था, तो हम लोग बहुत सारी चीजें कलेक्टिवली कर नहीं पा रहे थे। पर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस समय जो उनको उचित लगा होगा उस तरह से निर्णय लेने की कोशिश की और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग सबसे पहले तो आवाज उठाएंगे कि ये जो कॉलोनियल टाइम है, जो लोगों ने दूसरे देशों को अपनी कॉलोनीज बना रखा है, तो इन देशों को कॉलोनिज्म से मुक्त कराया जाए। और जी हाँ, ये सोच हमारी थी स्वामी विवेकानंद की और ये सोच हमारी थी महात्मा गांधी की, क्योंकि हम लोग आइडियलिज्म के साथ में जा रहे थे, हम लोग यथार्थवाद आदर्शवाद के साथ में चल रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि उन गरीब देशों को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि दैट टाइम पूरी दुनिया टू पोल्स में बटी हुई थी। एक तरफ आपका यूएसए था और दूसरी तरफ आपका सोवियत यूनियन। अब ये दोनों खेमों के बीच में कई सारे देश ऐसे थे और इनमें से मैक्सिमम कंट्रीज जो थे वो एशिया और अफ्रीका के थे। तो एशिया और अफ्रीका के इन कंट्रीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को लगा होगा कि अगर हम नेबर से अच्छे रिलेशन रखेंगे तो शायद हमें बहुत बड़ी मिलिट्री ना रखना पड़े, और ये बड़ी मिलिट्री ना रख पाने की ही एक शायद उनकी चाहत रही होगी, जो उन्होंने सोचा कि हम लोग चाइना पर बहुत ज्यादा विश्वास कर बैठे। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाइना पर बहुत भरोसा था, पर उस समय के हमारे कानून मंत्री और गृह मंत्री साहब ने उनको आगाह किया कि इस पड़ोसी चाइना पर इतना ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। किंतु आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि नेहरू जी कहीं ना कहीं रशिया की इन्फ्लुएंस की तरफ ज्यादा थे, रशिया का प्रभाव उनके ऊपर काफी ज्यादा था और कहीं ना कहीं रशिया जो है उसकी नीतियों से चाइना प्रभावित था। इसलिए हम लोग चाइना के साथ में पंचशील के एग्रीमेंट पर चले गए, है ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के फार्मूले पर आगे बढ़े। जब इस फार्मूले पर आगे बढ़े तो हम लोग बढ़ ही रहे थे आगे, और उस दुश्मन ने हमारी पीठ में एक ऐसा छुरा भोंका कि 1962 का वार हमें झेलना पड़ा। इस वार में, क्योंकि इस वार से पहले हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, हमने कई सारे कंट्रीज को अपने साथ कर लिया था, हम नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर की तरह आगे बढ़ रहे थे। पर जब देखा कि 1962 का इंडिया चाइना वार हुआ, किसी भी दोस्त ने एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया, किसी ने यह तक नहीं बोला कि चाइना का स्टेप गलत है और हम लोग इंडिया के साथ में। और वहीं से शुरुआत हुई कि हमने जो अपना आइडियलिज्म का पॉलिसी रखा है, इस आइडियलिज्म के पॉलिसी से अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी चीजों को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। हम लोग जो कि शुरुआत में सोच रहे थे कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ आगे बढ़ सकेंगे, पूरी दुनिया हमारे एजेंडे को एग्री करेगी, नॉन अलाइन मूवमेंट तो उसके बाद जारी रहा, पर कहीं ना कहीं हमने अपना झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ दिखाया और सोवियत यूनियन ने भी अपना फर्ज निभाया और इंडिया सोवियत यूनियन एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के साथ में ही सोवियत यूनियन ने हमारा सपोर्ट किया 1971 के वार में, दैट वाज इंडिया पाकिस्तान वार। दोस्तों, उस वार से पहले पाकिस्तान जो है ज्योग्राफिकली और जियोपॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क था। हमने अपनी भूल को सुधारा, 1971 के वार में हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश नाम के देश को जन्म दे दिया, जिसकी राजधानी ढाका बनी। और यहां से ऐसा कहा जाता है कि इंडिया ने अपनी भूल को सुधारने का काम शुरू कर दिया था। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमने कुछ धमाके किए, वो धमाकों को हमने न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो किया 74 में, स्माइलिंग बुद्धा। और 74 में जब हमने न्यूक्लियर धमाके किए तो इन धमाकों को करने के पीछे
एक मकसद था कि विश्व पटल पर हम अपने आप को साबित कर पाए कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं। हमने अपने आप को न्यूक्लियर पावर उस समय बताया भी, पर कई सारे देशों को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कई सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर इंपोज कर दिए। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि जब ये सब चल रहा था उसी दौरान हमारी आजादी के जस्ट तुरंत बाद 49 में अमेरिका की सत्ता के गलियारों में चल रहा था कि इंडिया को यूएन में, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए। किंतु उस समय के हमारे लीडर्स को शायद लगता होगा कि पड़ोसियों के साथ पीसफुली रहने का एक अच्छा तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपने पड़ोसी को आगे बढ़ा दें। शायद यही नेहरू जी को लगा होगा और उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है, इस पोस्ट के लिए अब चाइना को ही आगे बढ़ा दीजिए। इसके बाद भी 55 में रशियन डेलीगेशन जब इंडिया आया, सोवियत यूनियन डेलीगेशन जब इंडिया आया, उस समय भी बात चली कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दे दी जाए। दोनों ही बार शायद हमारा रुख उतना अच्छा नहीं रहा हो। अगर उस समय से हम लोग परमानेंट मेंबर होते तो सबसे पहली बात तो यह होती कि विश्व पटल पर, वर्ल्ड के पटल पर हमारा नाम बड़ी दमदारी से होता। जो आजादी के 75 सालों में हम लोगों ने हासिल किया है, शायद ये आजादी के 25 सालों में ही हम लोग हासिल कर पाते। पर ठीक है, जो चल रहा था सब सही था। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, कई सारे परेशानियां उस समय हमारे सामने थी। हम लोगों ने उसके बाद में मालदीव में कुछ ऑपरेशन किए, उसके बाद में हमने श्रीलंका में ऑपरेशन किया। श्रीलंका में हमने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजा और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया जो है साउथ एशिया के अंदर रीजनल पावर तो बन ही चुका है। ये इस रीजन के मैटर्स को सॉर्ट आउट कर सकता है अगर पड़ोसी देशों की सरकारों की इस तरह से इच्छा हो। और ये हमने मालदीव और श्रीलंका के केस में साबित भी किया, चाहे हमें श्रीलंका में बहुत भारी भरकम उसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद दौर आया, चूंकि हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, फिर बात चल रही थी ग्लोबलाइजेशन की और हमने 91 में रिफॉर्म किया, हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड फोरम के लिए खोला। शायद हम लेट थे पर ठीक समय पर था, हमने अपनी इकोनॉमी को खोला। पर चूंकि हमारे यहां पर उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने में बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, पर वहां उस 91 के रिफॉर्म्स के बाद, 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा। कई सारे देशों की हमारे अंदर रुचि जागी और वो रुचि जागने का एक सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे देश का इतना बड़ा होना और हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि हम विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट थे। तो विश्व को लगने लगा कि यहां पर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं की वजह से ही लोग हमारी तरफ आकर्षित होने लगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चूंकि इंडिया इतना बड़ा देश था, फिर भी अमेरिका जो पाकिस्तान की तरफ क्यों चले गया, पाकिस्तान से इसकी निकटता की क्या वजह रही? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1950 के आसपास जब बहुत सारे देश नए नए आजाद हो रहे थे, उस समय विश्व में सबसे बड़ा मार्केट था, दैट वाज एनर्जी मार्केट। और उस एनर्जी मार्केट पर मैक्सिमम जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे, गल्फ कंट्रीज थे, उन कंट्रीज का बड़ा रोल था। और अमेरिका पाकिस्तान के बहाने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में अपना इंटरफेरेंस जमाना चाह रहा था। यही एकमात्र वजह थी कि अमेरिका इंडिया के बजाय पाकिस्तान की तरफ झुकाव प्रदर्शित कर रहा था और उसने हर युद्ध में पाकिस्तान की कहीं ना कहीं मदद भी की। पर इंडिया कहां चुप बैठने वाला था। 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में हमने 98 में वापस से, अटल जी की इच्छा हुई एक धमाका और करना चाहिए। उन्होंने उस समय के लीडर्स से चर्चा करके एक धमाका और किया, एक परमाणु विस्फोट और किया और दुनिया को दिखा दिया। और उस समय अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग कैपेसिटी के धमाके किए गए ताकि वर्ल्ड को पता चले कि हां अब ये न्यूक्लियर पावर है। हम लोग न्यूक्लियर पावर अपने आप को डिक्लेयर किया। उस बार भी अमेरिका के साथ साथ जापान और कुछ और देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, पर वो सैंक्शंस जो है बहुत समय तक कारगर साबित नहीं हुए। बहुत समय तक उन्होंने हमें इंपैक्ट नहीं किया। हमारी लीडरशिप की दूरदृष्टि की वजह से वो सैंक्शंस उन देशों को तुरंत ही हटाने पड़े। पर पड़ोसी मुल्क जो हमेशा से हिंदुस्तान की पीठ में छोरा भोगता आ रहा था, उसने 99 का कारगिल वार दे दिया। और इस कारगिल वार में हमारी फौज ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में युद्ध लड़ना पड़े, पर वो युद्ध तो हिंदुस्तान ही जीतेगा। और हिंदुस्तान ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई।
उस समय से अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अटल जी के बीच में काफी अच्छी बातचीत हुई, दोस्ताना वहां पर रिश्ते पनपने लगे। उस समय के हमारे विदेश मंत्री जसवंत सिंह साहब और अमेरिकन विदेश मंत्री के बीच में कई सारे दौरों की बातचीत हुई, और इन बातचीत के बाद में अमेरिका को भी लगने लगा कि अब हमें इंडिया के फेवर में, इंडिया के साथ में जाना चाहिए, और इंडिया के साथ में जाने से उसको बड़ा फायदा है। और वापस से फायदा देखिए, जहां जहां अमेरिका ने जिस जिसका साथ दिया है उसने मार्केट और बाजार देख करके ही साथ दिया। सारी चीजें सही चलने लगी। उसके बाद में हम लोगों ने अमेरिका के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील किया, और ये जो सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ जो हुआ, ये मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मेरे कार्यकाल के बहुत बड़े कार्यों में से एक कार्य है, और वो सिविल न्यूक्लियर डील पर जब इंडिया अमेरिका के बीच में हो गई तो हमारे ऊपर कई सारे पुराने चले आ रहे सैंक्शंस का अपने आप खात्मा हो गया, कई सारे बंधनों से इंडिया मुक्त हो गया, और हमें न्यूक्लियर एनर्जी के रिसोर्सेस उपलब्ध होने लगे। हालांकि ये हमें 50 साल पहले उपलब्ध हो जाना चाहिए था। ये डील, ऐसा भी कहा जाता है कि जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई ये काफी लेट हुई, इस डील को पहले ही हो जाना था। पर इस डील के होने के बाद में पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि इंडिया अमेरिका के रिश्ते अब काफी गहरे हो चुके हैं, जो कि पिछले 2 दशकों में सबसे ऊपर है। इंडिया अमेरिका के रिश्ते हम लोग एंजॉय कर ही रहे थे। उसके बाद में हमने एक और ग्रुप बनाया, दैट इज ब्रिक, BRIC, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और उसमें बाद में एक और देश जुड़ा, साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों को सिक्योरिटी काउंसिल का पैरेलल सिक्योरिटी काउंसिल भी कहा गया, और ब्रिक्स का सदस्य होने के नाते हिंदुस्तान ने एक बार फिर धूम मचाई। ऑलरेडी सार्क की बैठकें चली रही थी, इंडिया सार्क का सदस्य था ही था। सार्क के साथ साथ हम लोगों ने अपनी लुक ईस्ट नीति के तहत हमारे ईस्टर्न कंट्रीज से भी बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए। हमने बिम्स्टेक का गठन किया, और बिम्स्टेक में हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान को और शायद मालदीव को छोड़ करके बाकी देश जो एशियन कंट्रीज थे उन कंट्रीज के साथ में हमने बिम्स्टेक बनाया। बिम्स्टेक आज भी फ्रूटफुल है। हिंदुस्तान आज पूरे विश्व की आवश्यकता बन चुका है। पूरे विश्व को लगता है कि हिंदुस्तान के बिना आगे बढ़ना अब संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों, वह जो मालाबार युद्धाभ्यास था जो हम अमेरिका और जापान के साथ मिलकर करते आए थे, उस मालाबार युद्धाभ्यास को ही हम लोगों ने क्वाड में बदल दिया, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग में बदल दिया, और 4 देशों का एक समूह बना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये क्वाड बनने के बाद से चीन में बड़ी बेचैनी हो गई, चीन को बड़ा बेचैनी महसूस होने लगा, उसने क्वाड की सार्थकता पर भी सवाल उठाए। इसके माध्यम से हमने अपना इंडो पैसिफिक रीजन जो था, उस इंडो पैसिफिक रीजन को बड़ा मजबूती दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम हिंद महासागर में हमारी नेवी बहुत मजबूत है, और चाइना को यही लगता है कि किसी भी दिन इंडिया हमको चोक कर सकता है, क्योंकि चाइना के ऑयल रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है, बहुत बड़ा क्या, लगभग पूरा हिस्सा ही हिंद महासागर के रास्ते जाता है। हमने यहां पर स्ट्रेटेजिक अपनी जीत हासिल की, और क्वाड के बनने के कुछ समय के पश्चात हमने एक और नया क्वाड बनाया, जिसको पहले नाम दिया गया था वेस्टर्न क्वाड, पर इसको बाद में फिर बोला गया I2U2। इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, इन 4 देशों का एक संगठन बना। हमने इन चारों देशों के साथ मिलकर के एक संगठन बनाया। अमेरिका से हमारे स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशंस बड़े अच्छे थे ही थे, पर हमें कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी नीड को भी, सप्लाई को भी बरकरार रखना था। इसके लिए हमने UAE को उसमें साथ में लिया, इजराइल को हमने साथ में लिया ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा कर पाए। तो ये सब चल रहा था बच्चों। इजराइल का मैं जिक्र करना पहले भूल गया, इजराइल के बारे में, कि जब 91 में सोवियत यूनियन स्प्लिट हुआ, बिखर गया, उस समय रशिया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकाव अमेरिका की तरफ दिखा रहा था। उस समय इंडिया ने इजराइल से भी दोस्ती कर ली, जबकि इंडिया जो है हमेशा फिलिस्तीन का सपोर्ट करता आया था, फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देने का सपोर्ट करते आया था। हमारा फिलिस्तीन के साथ जो रिश्ता था वो बरकरार रहा, हमने इजराइल के साथ भी दोस्ती कर ली। आज इजराइल के साथ भी हिंदुस्तान के बहुत अच्छे संबंध। आज हमारा क्वाड I2U2 में बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, उसके साथ ही साथ हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, हम SCO के भी मेंबर हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहां हमारी विदेश नीति जो कि प्रारंभ हुई थी नॉन अलाइंड मूवमेंट से, आज हम लोग पहुंच गए हैं मल्टी अलाइंड मूवमेंट पर। और वो वेस्टर्न कंट्रीज जो पहले अपनी समस्याओं को, आपने स्टेटमेंट तो सुना ही होगा
कि पहले यूरोपियन देशों को ऐसा लगता था कि द प्रॉब्लम्स ऑफ यूरोप आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ यूरोप। बट हमारे विदेश मंत्री साहब ने कह दिया कि साहब आप मुगालते से बाहर आइए, आप पूरी दुनिया की सुनिए, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो एक जहाज में सफर कर रही है और पूरी दुनिया तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया तब तक संतुष्ट नहीं है जब तक कि पूरी दुनिया संतुष्ट नहीं है। ये भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ चला है, ये भारत देश सिरमौर बनने की ओर चल पड़ा है और कहीं ना कहीं हमारी इन्हीं नीतियों का असर है कि चाइना भी लाइन पर आ रहा है और पाकिस्तान तो सरेंडर है ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो भारत की विदेश नीति के संबंध में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है और आपको मजे भी दे रहा है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।